झारखंड में बिहारी, यूपी, बंगाली, बाहरी और बांग्लादेशी भीतरी का जो नैरेटिव चल रहा है, इससे समझिए कि हमारे राज्य और देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है वोट बैंक के राजनीति के लिए। जो कुछ पहले वीडियो में नहीं बता पाया था वो सब आपको इस पार्ट में दिखाने और बताने का कोशिश करूंगा। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। जैसा कि मैंने आपको 2001 से 2011 तक के आंकड़े पिछले वीडियो में बताया था, पाकुड़ जिला में 2001 से 2011 तक 1,98,758 आबादी में वृद्धि होता है, जिसमें मुस्लिम आबादी 90,590 बढ़ जाता है। अब सोचिए, जो टोटल आबादी का मात्र 33% है, अन्य जो 67% पर 33% भारी है, इनसे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जा रहा है। वहीं साहिबगंज में 2,22,797 बढ़ोतरी होता है, जिसमें 37,920 मुस्लिम आबादी वृद्धि होता है, यानी बढ़ता है, जो कि टोटल आबादी का 29.15% ही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वहाँ किस तरह का खेल चल रहा है। ऐसे ही वृद्धि को देखें तो 2021 तक अनुमानित संख्या अभी का सीधा डबल हो जाएगा। लेकिन झारखंड में टकराव किससे हो रहा है? बिहारी, बंगाली, यूपी वालों से। होना किसके साथ चाहिए था? बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ। पर यह बात कोई समझने को तैयार नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के खनिज संपदा से लेकर बहन बेटियों तक के लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बदनामी का सेहरा बिहारी, बंगाली और यूपी वालों पर सजाया जा रहा है। ट्राइबल लड़कियों के साथ गुमराह कर शादी करना, उनके ज़मीन पर कब्जा करना, धर्मांतरण करना और लोकल चुनाव में अपनी पत्नियों को खड़ा करवाने का काम बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। पर आंदोलन चलाया जा रहा है, बिहारी को भगाओ, यूपी वालों को भगाओ, बंगाली को भगाओ। लेकिन किसी के भी आँख में यह बांग्लादेशी घुसपैठी न दिखाई दे रहे हैं और न चुभ रहे हैं। आज झारखंड की पहचान क्या बिहारी, बंगाली या यूपी वालों से खत्म हो रही है या बांग्लादेशी घुसपैठियों से? आज सबसे बड़ा खतरा हमारे राज्य और देश के लिए ऐसे घुसपैठियों हैं या बिहारी, बंगाली और यूपी वालों से है। अगर राज्य में बिहारी, यूपी, बंगाली रह रहे हैं या रहते आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो क्या यह हमारे राष्ट्र और राज्य के साथ धोखा है? क्या इनमें भारतीय संस्कृति नहीं है? क्या ये यहाँ के ट्राइबल को नहीं समझते हैं? लेकिन सोचिए, जो हमारे ना राज्य का है, ना देश का है, ना हमारी संस्कृति को जानता है, वह हमारे राज्य के लिए खतरा कैसे नहीं है या नहीं हो सकता है? इस बात को कोई समझने को जितने भी तथाकथित आंदोलनकारी से स्थानीय नेता तक क्यों तैयार नहीं है? उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज़्यादा चिंता बिहारी, बंगाली, यूपी वालों से क्यों है? क्या बांग्लादेशी झारखंड के पहचान को खत्म नहीं कर रहे हैं? उससे स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है? फिर हम अपने देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और विदेशी लोग या घुसपैठिए जो यहाँ इस तरह के घुसपैठ कर रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी क्यों रखा जा रहा है? झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना है और बिहार पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश का हिस्सा कभी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में बिहारी, बंगाली अगर नहीं रहेंगे तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए रहेंगे? एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट देखें तो सीमा से सटे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं और उन्हें मदरसों में ठहराया जाता है। वहाँ पर उनके दस्तावेज तैयार होते हैं। उसके बाद किस घुसपैठिए को कहाँ जाना है, उसे कहाँ रहना है, तय होता है और योजना के अनुसार उसे अंजाम दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने साहिबगंज में बोरियो प्रखंड में सबसे अधिक 47 मदरसों की सूची भी साथ में दिया है। यह सब पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से मदरसे में रुकवाए जा रहे हैं, वहाँ उनके कागजात तैयार होते हैं और किस घुसपैठियों को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या इनके डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, यह सब खाका तैयार कर अपना दबदबा और राज कायम करने में तन, मन और धन से लगे हुए हैं। ये सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, पर सरकार अंधा बहरा जैसा रवैया अपनाए हुए है।
ये सब कुछ यहाँ रोका नहीं गया तो हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर समय रहते इनको रोकने में सफल नहीं होते हैं तो एक बात और, झारखंड के लोग बिहार, यूपी या बंगाल में नहीं हैं, या देश के किसी और राज्य में झारखंडी वहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, वहाँ नहीं रह रहे हैं। आज हम अगर यहाँ बाहरी भीतरी करते हैं तो क्या हमारे राज्य के लोगों के साथ दूसरे राज्य में परेशान नहीं किया जाएगा, उनको वहाँ से नहीं भगाया जाएगा, फिर सब राज्य आपस में टकराव करते रहेंगे और वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। राज्य नेताओं की बैठक पर बैठक होता रहेगा, कभी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, तो कभी बिहार वर्सेस तमिलनाडु, तो पंजाब वर्सेस हरियाणा, आसाम वर्सेस मिजोरम, तो कभी आसाम वर्सेस अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। नेता अपने समय और परिस्थिति के अनुसार बाहरी भीतरी करवाकर चुनाव जीतना एकमात्र इनका लक्ष्य होता है। चुनाव खत्म, सब खेला खत्म। इनका सबसे बड़ा उदाहरण पटना में हो रही विपक्षी दलों का बैठक से आप समझ सकते हैं। कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ है, और इस जुटान की अगुवाई या अध्यक्षता जो भी कहें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी भी मौजूद हैं। फिर ये किस मुंह से बिहारी को भगाने की बात करते हैं। झारखंड में आरजेडी के साथ गठबंधन भी करेंगे, उनके विधायक को मंत्री बनाएंगे, फिर बोलेंगे बिहारी लूट रहा है, बिहारी बाहरी है, उसको यहाँ से निकालो। वाह, क्या राजनीति है। आप लोग के चाल के सामने तो चाणक्य नीति भी फेल है। महाराष्ट्र से कैसे सबको भगाया गया था वो सब याद होगा। आज वही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ बिहार और झारखंड के सीएम एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोलते थे 500 रुपये का टिकट कटवाकर 5 लाख का इलाज करवाने इसलिए दिल्ली आते हैं बिहारी, और यहाँ के अस्पताल में इलाज करवाकर भाग जाते हैं। क्या ये सब बात आज इन नेताओं को याद नहीं है? टीएमसी नेता बोलते थे 1 बिहारी 100 बीमारी। आज ममता बनर्जी किस मुंह से बिहारी और बिहार में बैठकर चाय नाश्ता का लुत्फ उठा रही हैं? क्या लालू प्रसाद जी को यह सब बात याद नहीं है? क्या सीएम ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव जी का सिर्फ पाँव छू लेती है तो क्या पाँव छू लेने से इनके सारे पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसा ही पाप धुलता और ऐसा ही करना है तो जनता के सामने दो मुँहा सांप बनकर क्यों बैठे हैं? यह सोचना जनता को है। ऐसे राज्य नेता पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बहेंगी, आज उसी के साथ बैठक ये सब नेताओं कर रहे हैं। ये नेता राज्य और देश को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे नेताओं को और इनके मनसे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब वापस झारखंड पे लौटते हैं। जेएमएम विधायक लोबिम हेम्ब्रम भी मानते हैं कि पूरे संथाल परगना क्षेत्र में बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ हो रही है। इतने के बावजूद सरकार किस नींद में सो रही है? सरकार को कुछ पता नहीं है या कुछ बड़ी घटना के इंतजार में बैठी है? यह घुसपैठ झारखंड बनने से पहले ही शुरू हो चुका था। बताया जा रहा है कि जब बिहार से झारखंड अलग भी नहीं हुआ था तो 1992 में साहिबगंज के तत्कालीन डीसी ने 17,000 से ज़्यादा घुसपैठियों को चिन्हित किया था। गौर करने वाली बात है कि चिन्हित करने वाला कोई नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस जिले का डीसी है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये यहीं तक नहीं रुकता है। दूसरी बार 18 मार्च 2016 को मामला सामने निकल कर आता है। उस समय उधावा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ ने शिकायत की थी। स्थानीय उप मुखिया और बीएलओ मोहम्मद समरुद्दीन शेख पर अफजल शेख बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने और यहां पर उनको नागरिकता दिलाने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। फिर आज किस मुंह से बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करती है और अपनी सभाओं में खदेड़ने की बात करती है?
झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी आज किस मुंह से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो एनआरसी लागू करेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2001 में आप कहाँ थे जब आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? 2000 से 2003 तक आपने कितना कार्रवाई किया, कितने घुसपैठियों को भगाने का काम किया? मरांडी जी आपके कौन से बात पर विश्वास करें? जब आप बीजेपी छोड़कर जा रहे थे उस समय तो आप बीजेपी को दफनाने की बात कर रहे थे। बीजेपी तो दफन नहीं हुई पर आपकी पार्टी जरूर बीजेपी में दफन हो गई। जिस विधानसभा से आप कसम खाते थे मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं करूंगा, कि आज वह सबके सामने है, तो आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज आप पर कैसे विश्वास करें कि आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आपके कहे गए बातों पर उस सरकार में कार्रवाई होगी? इसका क्या गारंटी है? जिस तरह से आप पिछली बार इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, आने वाला समय में कहीं फिर ऐसा किए तो जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा। बात रही एनआरसी की, तो झारखंड के अलावा और भी राज्य में आपके पार्टी के सरकार हैं और सारे फुल बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी फुल बहुमत की सरकार है। फिर वो सब राज्यों में एनआरसी लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? आज हम कैसे मान ले कि झारखंड में आप एनआरसी लागू करवाएंगे? या घुसपैठ का मामला झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी है जहां पर आपके पार्टी के मजबूत सरकार हैं पर किसी राज्य में एनआरसी लागू नहीं करवाया गया है। झारखंड स्थानीय नीति का हल्ला हंगामा तक ही सिमटा हुआ है। स्थानीय नीति के हम सब पक्षधर हैं और हम सब भी चाहते हैं स्थानीय नीति लागू हो, पर स्थानीय नीति के आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं हो। कैसा इंसाफ है? बाहरी बाहरी चिल्लाएंगे पर उस बाहरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शामिल नहीं करेंगे। स्थानीय नीति और डोमिसाइल नीति के नाम पर स्थानीय नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता जितना गुमराह कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उसमें वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और कामयाब भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। जनता हमेशा की तरह आश्वासन और दिलासा में दिन गुजार रहे हैं और काट रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के सरकार आए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो महामहिम राज्यपाल तो कभी माननीय हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया और कहा गया ये बिल भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। क्या इनके सरकार में काबिल ऑफिसर नहीं हैं जो इतने सालों में एक सटीक नियोजन नीति बना सके, या ये बनवाना ही नहीं चाहते और कोर्ट कचहरी में समय पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं? इससे इनके मनसे पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? जैसा सब करते आ रहे हैं वैसे ये भी सिर्फ टकराव की राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं। जनता ने बहुत विश्वास से आपको चुना है, फिर जनता को यह दिन नहीं दिखाना चाहिए था। आप अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने में लगे हुए हैं तो आपको बहुत मुबारक हो। 1932 खतियानी के नाम पर वोट और गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जिस बच्चे का जन्म 2000 में हुआ है उससे 1932 का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब वह बच्चा ये जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, ये सोचनीय है। बाकी सब आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हैं, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। धन्यवाद।